ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आर्टिकल। आज का जो टॉपिक है हमारा है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ KMT। KMT की बेस पे हम जो गैस लॉज पहले पढ़ चुके हुए हैं, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हमने उसको रीड्राइव करना है इस थ्योरी को यूज़ करते हुए। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है यार, आप लोगों के लिए आसान होगा, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो लॉ हमने प्रूव करना है दैट इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यार, अगर ये चेयर्स को घसीटना बंद कर दें तो मेहरबानी होगी। बॉयल्स लॉ यार, बॉयल्स लॉ में बेसिकली हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा क्या था बॉयल्स लॉ के बारे में। हमने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरी चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ी हुई है कि PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। हम ये दोनों फॉर्म्स या कम से कम एक फॉर्म जो है KMT को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हम KMT से ही बात शुरू करते हैं। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू KMT, अकॉर्डिंग टू KMT। तो इक्वेशन जो KMT की है उसको काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। KMT की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी कल वो थी PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² बार। अच्छा, यहाँ पर देखें, हमने अब इससे प्रूव करना है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ प्रूव करने के लिए हमें इसको अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में पहले सेट करेंगे। अब इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में जब सेट करेंगे तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को हम एक ही टाइम पे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक और फॉर्म सेट कर दूं, वो देखें PV इज़ इक्वल टू। अब मैं ऐसा करता हूं कि जो 1/3 है इसको सेपरेट कर देता हूं और mNc² बार को मैं सेपरेट कर देता हूं। अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं एक ही टाइम पे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही हम डिवाइड करते हैं। लेकिन इसको ज़रा एक प्रॉपर फॉर्म में करना है। जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 1/3 से करना है, मतलब ब्रैकेट के बाहर करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 हो जाएगा। यार जब हमने इसको डिवाइड करना है तो mNc² बार डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ये देख लें। तो मतलब अपनी मर्ज़ी की फॉर्म सेट करने में ना, मैथमेटिकल डेरिवेशंस में, मैथमेटिक्स में हम कई जगहों पे करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की फॉर्म सेट करने के लिए सर्टेन प्लेसेस में मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स और ट्रांसफ़र ऑफ डाटा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सिर्फ हमने अपनी मर्ज़ी की फॉर्म सेट करने के लिए इसको इस तरह से किया। अदरवाइज़ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमने इसको थोड़े डिफरेंट स्टाइल से करना है ताकि हम अपनी मर्ज़ी की फॉर्म इसकी बना लें। अच्छा देखें, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखते हैं तो ये आता है PV इज़ इक्वल टू 2/3 और ये आएगा 1/2 mNc² बार। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में देखें, कैंसिल हो तो रहे हैं ना, मतलब हम इसको नहीं करते हैं ना कैंसिल, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है ना, इस वजह से। अब यहाँ पर देखें, हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक यहाँ पर देखें, यह आता है कि KE ये इक्वल होता है हाफ mv² के। ठीक है, mv² पढ़ा था ना हमने, लेकिन अब फिजिक्स में हम वेलोसिटी को v लेते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में हम यहाँ पर वेलोसिटी नहीं ले रहे, बेसिकली हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले रहे हैं। तो हम v² की बजाय c² बार यूज़ करेंगे और फिर
नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हम फिजिक्स में नहीं करते, यहाँ हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी बात कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो n भी साथ में मल्टीप्लाई होगा c² बार, ठीक है ना। तो हाफ mv² जो है वो बन जाएगा हाफ mnc² बार। मतलब एवरेज वेलोसिटी लेनी तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब हम पार्टिकल्स के साथ इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये सारा रिलेशन आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया 1/2 mv² की बजाय mnc² के बार आ गया, बराबर आ गया। अब यहाँ पर हमें ये भी पता है KMT का जो 8वां पॉस्टुलेट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, इसको तो हम अब निगलेक्ट कर देते हैं ना, हम इसको लिखते हैं 1/2 mnc² बार इज इक्वल टू k कांस्टेंट आ जाएगा एंड दैट विल बी kT। अब हम ये वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब ये इक्वेशन 1 में प्लेस करते हैं ये वैल्यू, तो यहाँ पर इसका आंसर चेंज हो जाता है इस इक्वेशन का। देखें PV तो वैसे ही आएगा, PV विल बी इक्वल टू 2/3 भी वैसे ही आएगा 2/3। अब इसकी जगह पे, इस पूरे फैक्टर की जगह पे आप KT लगा सकते हैं, पूरे फैक्टर की जगह पे आप ये KT प्लेस कर सकते हैं। तो ये 2/3 KT हो जाएगा। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ से, इस इक्वेशन से आप बॉयल्स लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, आप चार्ल्स लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ कर रहे हैं। हम पहले फिर इससे बॉयल्स लॉ को ही प्रूव कर लेते हैं। अब बॉयल्स लॉ में थोड़ा आप सोचें कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसमें। अगर इस इक्वेशन के ऊपर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें फिर क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ मेंशन करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 चेंज हो जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 चेंज होके उसकी जो नई फॉर्म बनेगी वो देख लें, वो आएगी PV तो वैसे ही रहेगा ना। अब ज़रा इसमें देखें, 2 कांस्टेंट है, काउंटिंग जितनी भी होती है कांस्टेंट होती है, 1 2 3 4 5 6 वट जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं जो काउंटिंग होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, T हमने कांस्टेंट कर दिया, तो राइट साइड तो सारी की सारी कांस्टेंट नहीं हो गई। तो फिर हम ये लिखेंगे कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक हो गई ना बात, ये इक्वल टू कांस्टेंट आ जाती है। और अगर हम इससे ये दूसरी फॉर्म, ये वाली फॉर्म निकालना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। वो कैसे होगी वो देख लें। आप वॉल्यूम को इधर ही रहने दें, कांस्टेंट अपनी जगह पे है, K होता है ना कांस्टेंट, कांस्टेंट अपनी जगह पे है, ये प्रेशर इधर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम जब प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो कांस्टेंट उड़ा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इक्वालिटी की जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं, ये तो कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ P आ जाएगा। तो ये भी प्रूव हो जाता है, मतलब बॉयल्स लॉ की दोनों फॉर्म्स प्रूव हो जाती हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि हैंस बॉयल्स लॉ इज़ डिराइव्ड, यहाँ हमने बॉयल्स लॉ डिराइव कर लिया, हैंस बॉयल्स लॉ इज़ डिराइव्ड। अब इसके बाद सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ जो है दैट इज़ चार्ल्स लॉ, हमने वो भी ड्राइव करना है। चार्ल्स लॉ, बी पार्ट इसका, we have to drive Charles's law। ओके, अब इस लॉ को पहले थोड़ा सा अपने माइंड में रिवाइज कर लें। ये हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे, जबकि प्रेशर इसमें कांस्टेंट रखा जाता है। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें सारी कैलकुलेशन दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट इक्वेशन 2 को ही कंसिडर करेंगे। हम लिखेंगे कंसिडर इक्वेशन 2, हम यहाँ पर लिखते हैं कंसीडर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। लो जी, इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। ये आती है PV इज इक्वल टू 2/3 K
T। अच्छा यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को सिंपली हमने करना क्या है कि हमने चार्ल्स लॉ की कंडीशन पूरी करनी है। क्या कंडीशन थी? प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें। हम इस इक्वेशन पे सिंपली प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो अब ज़रा आपने इसको ध्यान से समझना है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ख़त्म हो गया। जब कांस्टेंट ख़त्म हो गया तो जस्ट v रह जाता है इस साइड पे। इक्वालिटी जो होती है ये प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो जाती है। याद रखें, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी लगाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन जब हम इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट ख़त्म भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज कर रहे हैं तो जितने भी कांस्टेंट होंगे सारे उड़ जाएंगे। 2 भी ख़त्म, 3 भी ख़त्म, k भी ख़त्म, जस्ट t रह जाता है। लो जी, यही चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था। यहाँ पर चार्ल्स लॉ जो है ये भी प्रूव हो जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस चार्ल्स लॉ इज प्रूव्ड। चार्ल्स लॉ जो है वो प्रूव हो गया। हाँ जी, ड्राइव्ड या प्रूव्ड एक ही बात है। अच्छा एक बात यहाँ पर समझ लें, पता क्या होता है, बाज़ औक़ात ना ये पेपर में क्वेश्चन आता है वो बॉयल्स लॉ नहीं पूछता, वो कहता है चार्ल्स लॉ प्रूव करें बस। फिर आपने करना क्या है, वट एवर द क्वेश्चन इज़, उसने चार्ल्स लॉ प्रूव करने के लिए पूछा है या बॉयल्स लॉ प्रूव करने के लिए पूछा है, आपको ये सारी डेरिवेशन इक्वेशन 2 तक करनी पड़ेगी। इक्वेशन 2 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस इक्वेशन 2 पे आप बॉयल्स लॉ प्रूव करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा। अगर आप चार्ल्स लॉ प्रूव करना चाहते हैं आप ये स्किप कर दें, ये ना लिखें, आप डायरेक्ट इसी इक्वेशन के ऊपर टेम्परेचर की बजाय प्रेशर कांस्टेंट कर दें। जब प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है। तो प्रेशर कांस्टेंट करने से चार्ल्स लॉ प्रूव होता है सेम इक्वेशन पे, और टेम्परेचर कांस्टेंट करने से बॉयल्स लॉ प्रूव होता है। जी ताहा, जो वहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट होगा जी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेते हैं, ठीक है ना। ताहा का क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो टेम्परेचर लेंगे वो एब्सोल्यूट होगा, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लिया जाता है। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं रिगार्डिंग चार्ल्स लॉ, रिगार्डिंग जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है, इससे आगे सबके अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में ही लिया जाता है। अच्छा जी, ये तो चार्ल्स लॉ ने प्रॉपर कह दिया था। अच्छा अब यहाँ पर देखें, जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ है, वो है एवोगैड्रोस, नहीं एवोगैड्रोस लॉ नहीं, पहले आता है डाल्टन, सॉरी एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ तो है ही नहीं इसमें, एवोगैड्रोस लॉ आता है, ग्राहम्स लॉ आता है फाइनली, डी सी। थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा यार, एवोगैड्रोस लॉ जो है, एवोगैड्रोस लॉ जो है, इसको सॉल्व करने से पहले ना हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें कि ये था क्या। ये था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने पढ़ा था। अच्छा यहाँ पर ना इसको वो एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करता है, कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। दो मुख्तलिफ गैसेज हैं, दोनों को अलग-अलग बर्तन के अंदर हमने रखा हुआ है। अब क्या होता है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है ना तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। उसके कहने का मतलब क्या है कि दो गैसेज हमारे पास, वन ऑफ देम इज़ V1, ओके, वन ऑफ देम इज़ V1, दूसरी का वॉल्यूम है V2। अगर उन दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर है देन देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुड आल्सो बी इक्वल, N1 मस्ट बी इक्वल टू N2। लो भाईजान, ये इसमें हमने प्रूव करना है। पहली कंडीशन उसने हमें दे दी है, उसने कहा जी दो गैसेज हैं, दो गैसेज अलग अलग बर्तनों में बंद हैं लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है। आपने साबित ये करना है कि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर ये बुक में हेडिंग दी हुई है ना, उसके नीचे जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो आपने पहले लिखने हैं। उसमें उसने एक दो बातें बताई हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं आपके पास दो गैसेज हैं, एक है गैस 1 और एक है गैस 2, गैस 1 एंड गैस 2, ओके। अब वो कहता है गैस 1 का जो मैस है वो आप M1 लेंगे, इसका जो मैस है वो आप M2 लेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर या मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो आपने C1 स्क्वायर बार लेनी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपने
C2 स्क्वायर बार लेनी है। और उसके बाद इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपने N1 लेने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N1, और इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपने N2 लेने हैं। ये उसने सिंपल इंफॉर्मेशन जो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लिखी हुई है वो आपने याद करना है, बड़ा आसान है, रीड करने से आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन वो भी आसान है, ये सारे का सारा आप बुक से कर सकते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। अब उसने कहा जी इसी तरह से आप इसी स्ट्रीक को कायम रखें, आप एक तरफ गैस 1 रख लें और एक तरफ आप गैस 2 रख लें, और ये देख लें मैं कैमरे के व्यू से बाहर तो नहीं जा रहा, अगर मैं कैमरे के व्यू से बाहर जाऊं मुझे बता देना, वो इसको नहीं हिलाना भाई। नंबर ऑफ N2 होंगे ना, हाँ तो N2 होंगे यहाँ पे, ये लें। अच्छा यार अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर पता क्या है, आप सबसे पहले गैस 1 और गैस 2 दोनों के ऊपर काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी अप्लाई करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू KMT, दोनों के ऊपर अकॉर्डिंग टू KMT, इट्स KMT। अच्छा यार प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, यहाँ देखें PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। ओके, अब ऐसा करते हैं कि ये भी PV की वैल्यू है, ये भी PV की वैल्यू है। हम ऐसा करते हैं इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने का मतलब आमने सामने रख देते हैं। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, लें जी कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। कंपेयर करके हम उनको सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास जो डाटा आएगा वी गेट करके देखते हैं जी। PV के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देख लें 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार, यहाँ पर 1/3 M2 C2 स्क्वायर बार। अच्छा यार इनमें से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू दोनों तरफ से, और ये जो इक्वल रह जाएगा दैट विल बी M1 N1 C1 स्क्वायर बार M2 N2 C2 स्क्वायर बार। यार ये जो है ना हमारे पास डेरिवेशन आ जाती। इसको आप ऐसा करें, इसकी इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। असल में ये सारा एक साथ नहीं आएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये दो अलग से आएंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इनका चांस कम होता है। लेकिन ये C वाला जो ये अकेला एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसका चांस ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली मैं इसलिए इसकी अलग से नंबरिंग दे रहा हूँ। मैंने इक्वेशन 1 से शुरू किया। अगर ये पूरा टॉपिक एक ही टॉपिक समझे तो फिर इसको इक्वेशन 3 का नंबर देंगे, ठीक है। लेकिन ये गलती मार्क नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से ये वैल्यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ना ये दोनों गैसेस के लिए ये हमारे पास इक्वल रिलेशनशिप आ गया। अब इसे नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम इन दोनों गैसेस के ऊपर, मतलब गैस 1 एंड गैस 2, इन दोनों के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी अप्लाई करते हैं। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन जो है ना उसके अंदर जो है हम यहाँ पर N1 N2 की वैल्यू नहीं लगाते, क्योंकि हम कंडीशन ले चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल जो है इनके बराबर हैं। यहाँ पर क्या है, हम लिखते हैं कि KE इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर होता है ना, तो MC स्क्वायर बार आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसके लिए जब KE लिखते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ MC स्क्वायर बार, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा दोनों प्लेसेस पे। हम ऐसा करते हैं, दोनों में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, कंपेयर कर देते हैं दोनों को। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी गेट, लो जी इनको सॉल्व करके हमें क्या वैल्यू मिलती है जी। KE से कट जाएगा 1/2 M1 C1 स्क्वायर बार, यह आ जाएगा 1/2 M2 C2 स्क्वायर बार। अब ऐसा है, ये हाफ जो है ये हाफ के साथ कट जाएगा, द रिमेनिंग आंसर वुड बी M1 C1 स्क्वायर बार M2 C2 स्क्वायर बार। अब ये जो है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फाइनली क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम ऑलरेडी पहले कंडीशन दे चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, ठीक है ना, इस वजह से हम यहाँ पर N1 N2 नहीं ले रहे, ठीक हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में उसको ज़बरदस्ती ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली वो उसमें नहीं आता, जब हम कह चुके कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं तो वो तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर ये इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दें। अब इसको सॉल्व करें जी, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है। कैसे, वो देख लें। इक्वेशन 1 है m1 n1 c1 स्क्वायर बार, ये m2 n2 c2 स्क्वायर बार, यहाँ पर m1 c1 स्क्वायर बार, यहाँ पर m2 c2 स्क्वायर बार। अच्छा इसमें क्या होगा कि m1 के साथ कैंसिल हो गया, c1 स्क्वायर बार के साथ, m2 के साथ और c2 स्क्वायर बार के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर n1 बचेगा, यहाँ पर n2 बचेगा। अब इसका मतलब है कि n1 n2 आपस में बराबर हो गए, तो जो शुरू में कंडीशन ली थी कि दोनों का वॉल्यूम एक जैसा है, एंड में हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इनके एक जैसे हैं। अब बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मैं बाद में देता हूँ, थोड़ी देर चुप रहे, मैं ज़रा क्लोज़ कर लूँ वीडियो, तो ज़रा ऑनलाइन व्यूवर से भी बात कर लूँ। व्यूवर्स थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब ये है कि एक जो है सब्सक्रिप्शन तो बनता है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।